हम यहाँ पर देखते हैं शू को, जो कि यहाँ पर गार्बेज कलेक्ट कर रही होती है। और इस चक्कर में यहाँ पर उसी का किसी के साथ फाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। उस समय यहाँ पर वो लोग शू को नोटिस करते, बिकॉज वो सभी यहाँ पर शू को जाना करते थे। इतने में यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल सी बेगर नहीं है। असल में यहाँ पर शू तो बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी की प्रेसिडेंट हुआ करती थी, जिसकी हालत अब यहाँ पर एक बेगर की तरह हो गई है। अब वो कैसे, ये बात हमें यहाँ पर शो ही बताती है। असल में यहाँ पे बहुत सालों पहले शो ने 3 अबंडन बच्चों को अडॉप्ट किया था, बिकॉज यहाँ पर उनका कोई नहीं था और वो रास्ते पर खो चुके थे। जिसके बाद में यहाँ पर उसने अपने दिल से उनका पालन पोषण किया। वो उन पर इतना ट्रस्ट करती थी कि उनकी कंपनी भी यहाँ पर वो सारा का सारा उनके नाम पर भी कर सकती थी। यहाँ पर शो ने उन्हें वो सब कुछ दिया, एजुकेशन से लेकर एक लग्जरियस लाइफ तक, और एक माँ बनने की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। लेकिन यहाँ पर उसके बच्चे ही उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, ये चीज कभी भी यहाँ पर शो ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और ये सब कुछ हुआ था जब यहाँ पर उन बच्चों की रियल मम्मा आ चुकी थी, यानी कि उनकी बायोलॉजिकल मॉम। अब चाहते तो फिर यहाँ पर वो लोग उन दोनों मॉम्स के साथ अच्छा से बिहेव कर सकते थे, लेकिन नहीं। यहाँ पर उन्होंने अपनी मॉम को, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया, उन्हें ठुकरा दिया था, उन्हें घर से निकाल दिया था। शो ने समझाने की कोशिश भी कर रही थी, पर उनके बच्चों के लिए उनकी रियल मॉम ही सबसे ज्यादा प्रीशियस थी। उस समय यहाँ पर शू को उस घर से निकाल दिया गया था। और बस इतना ही नहीं, शू पर ने तो अपने बच्चों पर ट्रस्ट करते हुए वो सारी कंपनी उनके नाम पर भी कर दी थी, ताकि वो लोग आगे जाकर किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रह पाए। और वो लोगों ने शू से यहाँ पर उसका सब कुछ छीन लिया। बस इतना ही नहीं, वो लोग यहाँ तक कि उसकी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शो ने अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट सारे होप्स खो दिए थे, बिकॉज यहाँ पर उसके लिए उसके बच्चे ही सब कुछ थे, जिसके लिए उसने यहाँ पर अपना 100% दिया। वही इतने में यहाँ पर सामने से एक कार आती है, जो आकर यहाँ पर शू को टकरार मारती है, जो गलती से नहीं होता पर जानबूझकर होता है, क्योंकि उस कार के अंदर यहाँ पर तीनों बच्चे और उनके रियल मॉम होती है, जो कि अब यहाँ पर शू को रास्ते से हटाना चाहते थे अपने पीस के लिए। इतने में यहाँ पर शू अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर सब कुछ रिवर्स में जाने लग जाता है। एंड यहाँ पर हम शू को देखते हैं, एंड यहाँ पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अपने उस लाइफ में जा चुकी है जहाँ पर 10 साल पहले की बात चल रही है। शू यहाँ पर समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़े बेटे को, जिसका नाम यहाँ पर जाओ होता है, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका है। और अब वो यहाँ पर टॉप 100 बिजनेस कंपनी में से एक कंपनी में काम कर रहा होता है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ट्विंस को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम सी और दूसरे का नाम डेजी होता है। वो दोनों भी यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के आगे टाइम पर है, और वो तीनों के तीनों मिलकर यहाँ पर अपनी बायोलॉजिकल मम्मा का ध्यान रख रहे हैं। और ये वो टाइम था जहाँ पर धीरे धीरे कर कर वो लोग शो से एकदम अलग हो चुके थे, कंप्लीटली डिफरेंट, जहाँ पर उन्होंने शो पर गिव अप भी कर दिया था। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जाओ को, जो कि यहाँ पर गुस्से में आकर शो को उनकी मम्मा से माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। शो यहाँ पर अच्छे से याद करती है, जहाँ पर उसे याद होता है कि असल में सीढ़ियों से खुद ब खुद यहाँ पर आंटी गिरी थी, जिसके बावजूद भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी यहाँ पर उन तीनों में से कोई भी शुभ बिलीव नहीं करता। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के ऊपर भरोसा करते हुए यहाँ पर अपनी इस मॉम को कह रहे होते हैं कि आपको यहाँ पर हमारी मॉम से माफी मांगनी पड़ेगी। शो साफ साफ उन्हें कह देती है कि मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मॉम को धक्का नहीं दिया है, चाहे तो यहाँ पर एविडेंस खुद ही देख लो, पर मुझ पर इस तरीके का इल्जाम लगाना बंद कर दो। जाओ यहाँ पर शो पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर आपने यहाँ पर हमें समझ कर रखा है, जस्ट बिकॉज आपने हमें पाला पोसा, इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन हमारी बायोलॉजिकल मॉम आ जाएगी उस दिन आप उन्हें इस तरीके से ट्रीट करेंगी। जी कहता है कि सही कहा, आपको इस तरीके से यहाँ पर उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो हमारी रियल मॉम है। शो कहते कि समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि आखिर मैंने यहाँ पर 3 इडियट्स को ऐसे कैसे पाल पोस कर रख दिया है। जाओ कहते कि सचमुच आपने यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। डेजी कहते कि भैया इससे समझा कर कुछ मतलब नहीं है, इन्होंने तो बस हमें पाला पोसा है, लेकिन ये हमारी रियल मॉम है, हमें उन्हीं के लिए स्टैंड लेना चाहिए।
शू कहती कि अच्छी बात है, ले लो स्टैंड, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे इस फैमिली ड्रामे को नहीं देख सकती हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ से वो जाने लग जाते, पर जी कहते कि नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपको हमारी मॉम से माफी मांगनी पड़ेगी, बिकॉज आज आपने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया है, और इनकी हालत तो देखिए। शू बोलते कि ध्यान से देखो, वो खा पी पा रही है, बोल पा रही है, सब कुछ कर पा रही है, तो फिर वो एक पेशेंट कैसे हुई? और ये तो वही मॉम है ना जिसने यहाँ पर तुम तीनों को अबंडन कर दिया था। मिसेस वैन कहने लग जाती कि देखिए, यहाँ पर प्लीज मुझ पर इस तरीके का इल्जाम मत लगाइए। उस समय यहाँ पर मेरे खुद के कुछ रीजन थे जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना मैं यहाँ पर अपने तीनों प्रेशियस बच्चे को ऐसे कैसे खो सकती हूँ, आप खुद मुझे बताइए। जाओ कहने लग जाता कि बस बहुत हो गया, यहाँ तक कि मॉम आपसे माफी भी मांग रही है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। आखिर आपको हो क्या गया है? जी भी यहाँ पर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए शू से बात करने लग जाता है, जहाँ पर शू उसके इस बदतमीजी के लिए उसे थप्पड़ मार देती है, बिकॉज वो इतने सालों से उनका पालन पोषण करती आई है, जहाँ पर छोटी से मोटी चीजें सब कुछ वहीं पे करती आई है, और वो लोग यहाँ पर उस चीज के लिए उससे इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जी को बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पर मिसेस शो से थप्पड़ मार सकती है। जाओ कहते कि आज तक आपने हमारे पर हाथ नहीं उठाया, और आज आपकी इतनी हिम्मत हो गई। शू तो यहाँ पर उसे भी थप्पड़ मारती है, और जब डेजी पर डस करने के लिए आती है तो वो उसे भी थप्पड़ मारती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो आगे जाकर उसकी मम्मा यानी कि वैन को भी थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चार थप्पड़ वो मारती है, और उन चारों को यहाँ पर बंच ऑफ इडियट्स बुलाती है, जिसके बाद में यहाँ पर तीनों के तीनों को गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वैन उन्हें कहते कि नहीं, प्लीज, वो तुम्हारी बर्थ मम्मा नहीं है, लेकिन वो है जिसने यहाँ पर तुम्हारा इतने समय से ध्यान रखा है, तो फिर बस मेरे लिए तुम्हें यहाँ पर उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर तुम उन्हीं के साथ खुश रहो, मैं अपना ठिकाना कहीं और देख लूंगी। जाओ कहता कि देखा, वो कितनी काइंड हार्टेड और हम्बल पर्सन है, जहाँ पर एक माँ होते हुए अभी भी हमारे बारे में सोच रही है, और आप हमें इस तरीके से थप्पड़ मार रही है। आंटी यहाँ पर यही कहते कि मेरी बेचारी बेटी, उसकी गाल कितनी नाजुक है, एटलीस्ट इसे तो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम चाहो तो यहाँ पर बच्चे को बदला मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ भी मत करो। शो कहते कि देखो, यहाँ पर ड्रामा करना बंद करो, अगर अपनी मॉम से इतना ही प्यार करते हो तो सोचा और सभी के सभी इस घर से दफा हो जाओ, बिकॉज अब मैं यहाँ पर किसी भी लड़कों को या बच्चों को नहीं रखना चाहती हूँ जो कि यहाँ पर रहते हुए मेरी ही डिसरिस्पेक्ट करे। जाओ कहने लग जाते कि आप हमें घर से निकालना चाहती है। डेज़ी बोलते कि भूलिए मत, ये घर यहाँ पर हमारे नाम पर है। तब शू को याद आता है कि वो घर यहाँ पर उसने कितनी मुश्किल से बाय किया था, एक एक पैसा सेव कर कर उसने इस घर को परचेस किया था, जहाँ पर उसने अपना नाम तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिखवाया नहीं, बिकॉज वो तीनों बच्चों पर इतना ट्रस्ट जो कर। शो याद दिलाते कि देखो, भले ये घर तुम्हारा है, लेकिन लगता है तुम एक बात भूल रहे हो, तुम अभी सब यहाँ पर इतने बड़े हो चुके हो, बचपन से लेके अब तक यहाँ पर मैंने तुम्हारे पर खर्च किए, तो फिर इन तीनों की रियल मम्मा मिसेस स्वैन, भूलिएगा मत पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। एंड अगर मैं काउंट करने बैठे तो टाइम तो लग जाएगा, तो एटलीस्ट एक दिन का टाइम दीजिए, पूरा अमाउंट मैं आपको बता दूंगी, फिर वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जिया और जाओ बोले लग जाते कि आज तक आपने हमें यहाँ पर पैसों से तुलना नहीं की, और आज यहाँ पर अपना सारा हिसाब सेटल करना चाहती है। क्या हम यही बच्चे हैं आपके? मनी मनी यहाँ पर कह रहे होते कि हाँ, वो बच्चे जो कि मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे वैन को तो समझ आता है कि अगर वो लोग इस घर से जाते हैं तो वैन के पास से यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए, वो इन तीनों बच्चों को कहाँ पर लेकर जाएगी। और ऐसे भी वो इसी मोटिव के साथ आई थी, जहाँ पर उसे बच्चों के पैसों पर ऐश तो करनी थी। तब यहाँ पर वो शो से कहने लग जाती कि देखो, मैं तो बस यहाँ पर मेरे बच्चों के साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहती हूँ, अपने पश्चाताप करना चाहती हूँ जो भी मैंने इन लोगों के साथ में किया है। फिर वो बच्चों को समझाना शुरू करते कि देखो, तुम्हें मिसेस शू से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी यहाँ पर उसने तुम्हें पाला पोसा है, अगर किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूँ, मेरे आने से यहाँ पर तुम सभी लोगों के बीच में झगड़ा होने लग गया। ऐसा बोलते हुए वो जाने का नाटक करने लग जाती। बच्चे यहाँ पर अपनी मॉम को रोकता है एंड कहता है कि आप हमारे बायोलॉजिकल मॉम हो, आप नहीं जाओगे कहीं, अगर कहीं जाएगी तो ये मिसेस शू है। शू को भी यहाँ पे सारी बातें बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से यहाँ पर वैन उनका दिल जीतने की कोशिश करे, इमोशनली ऐसा बनने की कोशिश करके जैसे वो विक्टिम है और विक्टिमाइज हो रही है, वो भी शू के कहने पर, जहाँ पर शू तो एकदम रिच है और वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर वो बच्चे लोग उसी के अगेंस्ट आने लग जाते, ये कहते हुए कि यहाँ पर सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, बोलेगा मत, अगर हम तीन नहीं होते तो आज आपके यहाँ पर बच्चे नहीं होते।
इतने में यहाँ पर शू को वो टाइम याद आने लग जाता है जहाँ पर उसके पास जब कुछ भी नहीं था तब उसने इन तीनों को अडॉप्ट किया था। उस समय वहां पर वो उनके लिए डिलीशियस फूड बनाया करती थी। बस इतना ही नहीं, अपने काम के साथ साथ यहाँ पर वो उनकी पढ़ाई पर भी पर्सनली अटेंशन दिया करती थी, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर अपने स्कूल टाइम पर इतने ज्यादा टॉपर्स और स्कॉलर्स रहा करते थे। एंड यहाँ पर अगर ऐसे देखा जाए तो उनकी हेल्थ के पीछे भी शू का हाथ होता है, उनके अच्छे एजुकेशन के पीछे भी शू का हाथ होता है। लेकिन बस यहाँ पर वो लोग आज उसे सुना रहे होते कि आखिर शू ने ऐसा किया क्या है। शू उन सब से कहते कि ठीक है, अगर यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मॉम इतनी प्यारी है और ऐसे भी मेरी जरूरत ही कहाँ है, जहाँ पर मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। बेहतर यही होगा कि अगर हम यहाँ पर हमारे सारे रिश्ते तोड़ दे तो आज यहाँ पर मॉम का और बच्चों का रिश्ता मैं यहीं पर तोड़ती हूँ और यहाँ से जाना प्रेफर करूंगी। जी कहने लग जाता कि आपको पता भी है कि आखिर आप क्या बोल रही हो। जाओ कहता है कि सही कहा। देखो, ऐसे भी हम आपकी तरह यहाँ पर इतने रूट नहीं है, हम आपको माफी मांगने के लिए भी नहीं बोलेंगे, बट आप यहाँ पर रह सकती हो। ऐसे भी इस उम्र में आप कहाँ पर ही जाओगी, हम बड़े हो चुके हैं जहाँ पर हम अर्न करते। फिर हमसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि हम आपको यहाँ पर कोई पैसे देने वाले हैं। शो मन ही मन सोच रहे थे कि मैं बुढ़ी थोड़ी ना हो चुकी हूँ, अभी भी यहाँ पे मैं इतने सारे काम कर रही हूँ और ऐसे भी मुझे इनके पैसे की कहाँ से जरूरत आन पड़ेगी। ये लोग तो मेरे एक दिन के एक्सपेंसेस को भी नहीं उठा पाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर जाके थे कि अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, चले जाओ अगर यहाँ से जाना ही है तो। और वो लोग यहाँ पर गुस्से में वो फोटो फ्रेम को उठाकर फेंक देते, जिससे यहाँ पर शो को पास्ट लाइफ का एक इंसिडेंट याद आ रहा होता है, जहाँ पर उनका फैमिली फोटो हमेशा से उस वॉल पर लगा हुआ था। लेकिन इस वैन के आने की वजह से बच्चों ने उस फैमिली फोटो को हटाकर न्यू फैमिली फोटो डाल दिया था, जिसके अंदर शू तो यहाँ पर होती ही नहीं है। जहाँ पर शू जब अपने बारे में पूछती है तब डेज़ी एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि आप भी ना यहाँ पर कंपैरिजन क्यों कर रही हो, ये है ना छोटा सा फोटो फ्रेम, इसमें आप हो, इससे और क्या चाहिए। ऐसे भी हमारी मॉम इतने सालों बाद वापस लौटी है, उन्हें भी तो समझ आना चाहिए कि हम उन्हें कितना अच्छा से मानते और कितना प्रायोरिटाइज करते हैं, उनकी कितनी वैल्यू करते हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट में होते हैं जहाँ पर शू को अच्छे से अपने बच्चे के बारे में पता होता है। इतने में यहाँ पर शू अपना लगेज लेकर जाने लग जाती है, जहाँ पर हमें पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस दिन यहाँ पर शू का एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि मर्डर हुआ था। उस दिन तो वैन यहाँ पर बहुत खुश थी और खुशी के चक्कर में यहाँ पर वो शू को सब कुछ बता देती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें बहुत देरी से पता चल रहा है कि तुम्हारा यहाँ पर एक बेटा है, वही बेटा जो कि यहाँ पर इस कंट्री का सबसे रिचेस्ट मैन है। लेकिन क्या फायदा, अब जाकर यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें पता चल रही है। तो मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी तुमने खड़ी कर दी, जिसे अब मैं और मेरे बच्चे संभालेंगे। मेरे बच्चों को भी तुमने पाला पोसा है, जहाँ पे मेरा घर ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। और अब देखो यहाँ पर सारे के सारे कर्मों का फल मैं यहाँ पर एंजॉय करने वाली हूँ, ना कि तुम। होपफुली अगर तुम्हारा बेटा मरता तो शायद तब आकर वो तुमसे मिल सकता है। एंड ये सारी बातें यहाँ पर शू को याद होती, जहाँ पर वो चली जाती है अपने बेटे से मिलने के लिए। उस समय गार्ड्स यहाँ पर उसे रोक लेते हैं। शू यहाँ पर पूछने लग जाती है क्या ये लू रेसिडेंसी है। गार्ड्स कहते कि हाँ, लेकिन आपका यहाँ पर क्या काम है। इतने में हम यहाँ पर उसके बेटे लू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उस घर से बाहर निकल कर आ रहा होता है। असल में यहाँ पर वो अपनी कंपनी के मैनेजर को बाहर से निकाल रहा था, बिकॉज यहाँ पर उसने उसके खाने में पॉइजन मिलाने की कोशिश की थी। ये बात यहाँ पर शू सुनकर शॉक हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर फुल उसे बहुत माफी मांगा था, बिकॉज उसे अपोजिशन पार्टी ने यहाँ पर फोर्स किया था, उसे डराया धमकाया था। लू कहने लग जाते हैं कि सब कुछ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे लिए वर्क करते हो, मेरे पैसे तुम्हारे घर पर जाते हैं, जिन पैसे से तुम्हारा घर चलता है, तो तुम्हें मेरे लिए लॉयल होना चाहिए था। और अब तुमने गलती कर ही दी है तो सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। गार्ड उससे घसीट कर ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि लगता है शायद तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, देखना तुम सब यहाँ पर हेल में बर्न करोगे। इतने हर्टफुल वर्ड सुनकर यहाँ पर शू को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो यहाँ पर लू को देखती है तब उसे एक बात तो जरूर समझ जाती है कि शायद से यहाँ पर ये सारी चीजें लू बहुत पहले से सुनता आ रहा है, जहाँ पर उसके फेस पर इन चीजों को लेकर कुछ रिएक्शन है ही नहीं। जब लू यहाँ पर अंदर जाने वाला था, वैसे यहाँ पर उसकी मॉम उसे बुलाने लग जाती है, जहाँ पर तो गार्ड्स भी हैरान थे, बिकॉज कोई भी इतनी ऊंची आवाज में उनका नाम कभी लेता जो नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है लू के पास में। लू कहता है कि आंटी, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो आप मुझे ऐसे कहकर क्यों बुला रही हैं। ये आंटी यानी कि शो यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और वो अपना पूरा नाम उसे बताती है। लू को लगता है कि वापस से कोई स्कैमर आ चुकी है, जहाँ पर वो गर्ल्स को उसे वहां से ले जाने के लिए कहता है।
लेकिन यहाँ पर वो उसे जाने नहीं देती। वो उसे कहती कि देखो तुम्हें मुझ पर बिलीव करना ही होगा, और अगर नहीं करते हो तो हम यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवा कर भी देख सकते हैं। उस समय यहाँ पर लू भी मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये वुमन मुझे सिमिलर वाइब्स क्यों दे रही है। एंड यहाँ पर बाद में शू उसके सर के चोट को नोटिस करती जो उसे बचपन में लगी हुई थी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग फार्मिंग करने के लिए अपने फार्म की ओर जा रहे थे। उस समय लू तो यहाँ पर इतना एक्साइटेड था कि वो भागने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर उसके सर पर ये चोट बचपन में लगी थी, जिस बचपन की चोट का निशान अभी तक उस पे सर पर था। एंड यहाँ पर तो वो उसे ऐसे भी पहचाने जाते कि वो उसी का बेटा है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर श्रुति कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है लू को लेकर, कि न जाने यहाँ पर उसे अपनी लाइफ अब तक ऐसे कैसे जी होगी, ऐसे कैसे सब कुछ यहाँ पर सहन कर कर लिया होगा। और आखिर कौन है वो लोग जो कि उसके बेटे को यहाँ पर पॉइजन देकर जान से मारना चाहते हैं। लो उसे कहने लग जाते कि सच सच बताइए कि आखिर आपको यहाँ पर किसने भेजा है। शू से बिलीव दिलाने की कोशिश करते कि मुझे किसी ने नहीं भेजा है। लो अपने गार्ड से कहते कि इस वुमन को भी पैसे दे दो और उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, ये जो तुम्हारे सर पर चोट का निशान है वो तब लगा था जब यहाँ पर तुम 3 साल के थे, और उस समय यहाँ पर हम मशरूम को पिकअप करने के लिए गए थे। तब तुम गिर गए थे तो तब तुम्हें चोट लग गई थी। तुम्हारे बैक पर भी यहाँ पर एक बर्थ मार्क है, और साथ साथ तुम अपनी मॉम के हाथों का फ्राइड राइस बहुत पसंद है जो मैं तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया करती थी मशरूम्स के साथ में। यहाँ पर लोग कहने लग जाते कि अरे वाह, इन्वेस्टिगेशन तो आपने बहुत अच्छी की है। बस इतना बोलकर वो अंदर की ओर चला जाता है। यहाँ पर शू को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर लोगों को कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वो जब 3 साल का था जब उन दोनों को अलग जो कर दिया गया था। इतने में यहाँ पर गार्ड्स आकर उसे पैसे दे रहे होते, जो पैसे यहाँ पर वो लेने से मना कर दे दिए। गार्ड्स कहते कि देखिए मैडम, आप यहाँ पर शायद से 13th पर्सन रहेंगी जो कि आज यहाँ पर आई हुई है ये क्लेम करने के लिए कि आप उनकी मॉम है। ऐसे बहुत सारे स्कैमर्स को उन्होंने ऑलरेडी देख लिया, इससे बेहतर होगा अगर आप यहाँ से जा सकती हैं तो। ऐसा बोलकर वो लोग दरवाजे को बंद कर देते। बट यहाँ पर मेन बात ये आती है कि एज अ मदर शू यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है और जानना चाहती है कि आखिर वो कौन है जो कि उसमें फूड में पॉइजन मिला चुका है। अगर वो इस घर पे रह रहा है तो हो सकता है कि शायद से और भी यहाँ पर उसके दुश्मन अंदर ही रह रहे हो, वो भी उसी के साथ में। इतने में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। लो यहाँ पर कंटिन्यूसली शो के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर वो वुमन न जाने मुझे इतनी सिमिलर क्यों नजर आ रही थी। तब यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और यहाँ पर शो के रिगार्डिंग सारा बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोल देता है। असिस्टेंट बताता है कि वो औरत तो अभी तक यहाँ पर गई नहीं है, वो बाहर बारिश में बैठी हुई है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शू को जो कि सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर वो कैसे उस इंसान का पता लगाए जिसने यहाँ पर लू को हार्म करने की कोशिश की है। इतनी घनी बारिश में भी यहाँ पर उसे अपनी फिक्र नहीं और ना ही लू के पैसों की। अगर फिक्र है तो अपने बेटे की लाइफ की। वही इतने में यहाँ पर लू आ जाता है अम्ब्रेला लेकर, जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल चले जाते पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए। यहाँ पर स्पेशली लू अपनी मॉम के लिए जिंजर का सूप लेकर आया होता है, बिकॉज वो बारिश में इतना भीग चुकी थी। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट दौड़ता हुआ आ जाता है जहाँ पर वो उन्हें पैटर्निटी टेस्ट के पेपर्स दे रहा था, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग वही उसकी मम्मा होती है। लोग कहने लग जाते कि आप मेरी मॉम हो, ठीक है तो मैं अब से यहाँ पर आपका अच्छे से ध्यान रखूंगा। शू कहते कि ये सब कुछ तो मुझे कहना चाहिए, ध्यान यहाँ पर मैं तुम्हारा रखूंगी और तुम्हें डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं फील होने दूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। शू को पता होता है कि यहाँ पर शायद से वो उससे कितना नफरत करता होगा, बिकॉज इतने सालों से यहाँ पर वो उसके साथ जो नहीं थी, इसलिए यहाँ पर वो उसे अब 100 टाइम्स बेटर ट्रीट करने वाली है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो घर पर आती है, यहाँ पर तो लो ने अपनी मॉम के लिए ढेर सारी चीजें प्रिपेयर कर कर रखी हुई थी, जिसे देखकर तो यहाँ पर वो हैरान थी। इतने में वहां का स्टाफ आकर उसे पता होता कि माफ करेगा, अभी तक फिलहाल सिर्फ यहाँ पर 50 डिजाइनर ड्रेसेस आ पाए हैं, बाकी के 500 ऑन द वे, जो कि कल मॉर्निंग तक हम मेक श्योर करेंगे कि तुरंत ही आ जाए। ये चीजों को देखते ही यहाँ पर शू बहुत इमोशनल हो जाती है। वही दूसरा साथ साथ यहाँ पर लो इससे अपना क्रेडिट कार्ड भी दे रहा होता है, जहाँ पर वो मॉम को बता रहा था कि इसके अंदर पैसे आते जाएंगे और आप इसे यूज कर सकती हैं जितना चाहे उतना। शू को यहाँ पर अपने पास लाइफ की याद आने लग जाती है, जो कि इस लाइफ में भी हो चुका है, कि किस तरीके से यहाँ पर उसके तीनों बच्चे शॉपिंग के लिए जाया करते थे। तब वो लोग घर आकर अपनी मॉम को बुलाते थे। शू आती तो थी लेकिन उनका मतलब शू से नहीं बल्कि वैन से हुआ करता था। जिसके बाद वो लोग बैंड के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते थे और ड्रेसेस बताते थे जो उन्होंने वैन के लिए भी लाई थी, लेकिन शू के लिए
बिल्कुल भी नहीं। और जो पैसे वो लोग यूज कर रहे थे वो यहाँ पर शो के ही होते, लेकिन वो लोग यहाँ पर कम्प्लीटली उसे भुला चुके थे। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लो उसे सेकेंड फ्लोर पे से कोई भी रूम चूज करने के लिए कह देता है और बाद में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरा यहाँ पर लू आ जाता है जो कि आते ही यहाँ पर शू के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है और यहाँ पर उसके वेयरहाउस के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहने लग जाता है कि लेकिन वो तो आपकी बायोलॉजिकल मम्मा है। लू कहता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जस्ट बिकॉज वो मेरी बायोलॉजिकल मम्मा है इसका मतलब ये नहीं कि उसका मेरी लाइफ में वापस आना कोई लॉजिकल बात नहीं होगा, कोई रीजनिंग नहीं होगा। जरूर यहाँ पर कोई तो रीजन होगा जिस वजह से उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो मैं वो सब कुछ बस जानना चाहता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे असिस्टेंट शो को लेकर आ जाता है ब्यूटी सैलून में सारे ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए, जहाँ पर शो को बहुत अच्छे से याद है। उसने कभी भी यहाँ पर इन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर उसे अपने सारे पैसे अपने बच्चों के ऊपर खर्च किए हैं और कभी भी यहाँ पर अपने सेल्फ केयर के बारे में सोचा ही नहीं है। इतने में वहां पर हम डेजी और जी को देखते जो कि अपनी मॉम को लेकर वही पार्लर में आ रहे होते, जहाँ पर वो लोग अपनी मॉम को ढेर सारे पैसे स्पेंड करने के लिए कहते। आंटी बोलते कि नहीं नहीं वो तो सब कुछ तो यहाँ पर शू के पैसे, मैं कैसे खर्च कर सकती हूँ। डेज़ी बोलती कि मॉम वो इंसान जा चुकी है उसके बारे में बोलकर क्या ही मतलब है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो लोग शू को बैठा हुआ देखते, जहाँ पर वैन का नाटक चालू हो जाता है। वो कहते कि देखो प्लीज अपनी अडॉप्टिव मदर के बारे में ये सारी बातें मत करो, उसे ये सब कुछ सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। शू बोलते कि अच्छा लगता है तुम्हें यहाँ पर मेरी कितनी फिक्र है, विक्टिम कार्ड प्ले करना तो कोई यहाँ पर तुमसे सीखे। वैन कहती कि लगता है यहाँ पर शू को पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर आई हूँ तो लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा और उसे माफी भी मांगनी होगी। टीसी कहती कि मॉम आपको उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम यहाँ पर आपके काम से आए हैं। और ये बात इनकी तो देखना कुछ दिनों में यहाँ पर वो रोते हुए हमारे घर वापस लौट आएंगी। जी कहता कि आती है तो आने दो, हम उन्हें यहाँ पर घर पर एक्सेप्ट नहीं करने वाले। वैन कहते कि देखो ऐसी बातें मत करो, लगता है यहाँ पर तुम्हारी मॉम यहाँ पर जॉब करती है, वो हमें यहाँ से निकाल सकती है। जी कहते कि तो इसमें क्या हो गया, ये हमें यहाँ से नहीं निकाल सकती है। और ऐसे भी मेरी मॉम तो यहाँ की रेगुलर कस्टमर है और तुम यहाँ पर बस एक काम करने वाली नामोली स्टाफ हो, तो ध्यान रखे यहाँ पर मेरी मॉम को अच्छे से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और चलो अब उनके फूड मसाज कर लो, जहाँ पर वो लोग उससे बात कर रहे थे बट शो यहाँ पर कम्प्लीटली उन्हें इग्नोर कर रही होती है। जी गुस्से में आकर उसके हाथों से मैगजीन छीन लेता है और शो उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है जहाँ पर वो नीचे ही गिर जाता है। जी कहने लग जाता है कि आपने मुझे वापस से थप्पड़ मारा। शू कहती कि हाँ और भी मारना पड़े तो मैं वो भी मार दूंगी, मुझे यहाँ पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसी समय यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर शू सुनाना शुरू कर देती है कि आखिर तुम लोग ने मुझे समझ कर रखा है। यहाँ पर ये तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम जिसने तुम तीनों को यहाँ पर किसी और मेन के लिए अबेंडन कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर रहने के लिए घर मैंने तुम्हें दिया था। यहाँ पर तुम्हारे एजुकेशन की सारी स्पॉन्सरशिप से लेकर तुम्हारे एक्सपेंसेस तक सब कुछ मैंने पे किया है, तुम्हारी देखभाल करने से लेकर सारी चीजों तक मैंने ही किया है। लेकिन बड़े होने के बाद जब तुम लोग खुद के पैरों पर खड़े हो गए हो तो तुम्हारी मॉम यहाँ पर आ गई है सारा बेनिफिट लेने के लिए और मुझे अब घर से निकाल रही है। लेकिन इसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला, जहाँ पर तुम मेरे पर्सनल स्पेस में आकर मुझे बदनाम कर रहे हो, मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सभी लोग यहाँ पर इन बातों को सुनकर उनकी बुराई करने लग जाते हैं कि कितनी ज्यादा कनिंग मम्मा है और कितनी सेल्फिश है ये लेडी। और साथ साथ उसके दोनों बच्चे लगता है आंखों पे पट्टी बांधकर उनकी बातों को बस सुन ही रहे हैं। शो कहती कि रही बात मेरी तो मैं तो यहाँ पे अपने सर्विसेज को एंजॉय करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आई हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर तो आंटी शॉक रह जाती है। आंटी बोलते कि आखिर तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। शू कहती कि क्यों, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जो कि पैसे खत्म होते ही किसी और के पास चली जाओ। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है SVIP वाले स्टाफ को लेकर, बिकॉज यहाँ पर मिसेस शू यहाँ के सुपर VIP कस्टमर जो होती है। असिस्टेंट कहता है कि मैंने सुना कोई आपको यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप चाहे तो हम यहाँ पर उन्हें पनिश कर सकते। शू कहने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उन्हें पनिश कर दिया है। जिसके बाद वो बाय बोलकर जाने लग जाती है। आंटी यहाँ पर स्टाफ से पूछती कि आखिर ये सभी कौन थे, तो वो बताने लग जाती है कि वो हमारे टॉप टायर VIP कस्टमर्स है। वही दूसरे यहाँ पर डीजी थी जो कि अपनी मॉम से पूछने लग जाती है कि क्या ये बात सच है कि आपने यहाँ पर हम तीनों को अबेंडन किया था, वो भी किसी और मैन के लिए। आंटी उस बात से कम्प्लीटली डिनाई करने लग जाती है एंड कहती कि बेटा यहाँ पर कोई सिचुएशन थी, मैं अगर किसी और के लिए तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी अडॉप्टिव मॉम हम सभी के बीच यहाँ पर झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं, तुम्हें भी यहाँ पर उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
वही दूसरी यहाँ पे वो रेडी होकर आ जाती है जहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, बिकॉज अभी भी यहाँ पर वो दिखने में कितनी यंग और चार्मिंग लग रही होती है उसके एज के अकॉर्डिंग। फिर बाद में यहाँ पर वो घर पर होती है जहाँ पर उसे अच्छे से याद था कि किस तरीके से यहाँ पर उसने रेस्टोरेंट ओपन किया था। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसकी रेसिपी हमेशा से सीक्रेट रही है, बट उसके बच्चे को ये बात पहले से ही पता थी। जिसके 10 साल बाद उन्होंने उसकी सारी सीक्रेट रेसिपीज को चुराते हुए वही रेस्टोरेंट को ओपन किया था, जिस वजह से वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। लेकिन अब जब यहाँ पर उसे मौका मिला है तो वो उन सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना चाहती है और रेस्टोरेंट को प्री लॉन्च करना चाहती है, ताकि अपकमिंग 8 इयर्स में यहाँ पर वो ढेर सारे पैसे को अर्न कर कर फॉरवर्ड कर सके अपने बेटे लू को। इतने में यहाँ पर टाइम हो जाता है जहाँ पर वो उस खिलस के सारे फेवरेट डिशेस बनाती है, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो उसे कॉल तो लगाती है, बट लू का फोन बिजी आ रहा था। फिर वो वहीं पर वेट करने लगती है, डाइनिंग टेबल पे वेट करती है, लेकिन लू आया नहीं था। वही दूसरा लू जैसे ही आता है वो फ्राइड राइस को टेस्ट करता है, और वो डिट्टो वैसी थी जैसा उसकी मम्मा हमेशा से उसके लिए बना कर लाया करती थी। इतने में यहाँ पर आंटी उठ जाती है जहाँ पर वो उसे कहती है कि रुको, अभी मत खाओ, सारा खाना ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए गर्म कर लेकर आती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर लू को याद आ रही होती है असिस्टेंट की कही हुई बातें, जहाँ पर वो शू को लेकर उसकी सारी बातें बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर से 3 अबंडेंट बच्चों को अडॉप्ट किया था, उनकी देखभाल की थी, और बड़े होने के बाद उनकी बायोलॉजिकल मॉम जब वापस आई तब वो लोग 6 महीने से यहाँ पर उसकी मॉम को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे थे, जिसके बाद फाइनली उन्होंने यहाँ पर उनके साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए। इतने में यहाँ पर लू अपनी मम्मा को रेडी होने के लिए कहता है, ताकि यहाँ पर वो डिनर के लिए उसे बाहर ले जा सके। अब यहाँ पर शू को लग रहा था कि शायद से उसे उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन लू असल में यहाँ पर अपनी मॉम को राइटसली ट्रीट करना चाहता था, उन्हें दिखाना चाहता था कि आखिर वो कितनी सारी चीजें डिजर्व करती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर स्टाफ आ जाता है, जहाँ पर वो उन्हें मेन्यू कार्ड देता है। तब वो सोचने लग जाता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पर मिस्टर लू किसी वुमन को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। लू मैनेजर से कहता है कि मेरी मॉम डिसाइड करेंगी कि आखिर उन्हें क्या खाना है। तभी यहाँ पर शू को अच्छा लगता है, बिकॉज सभी के सामने यहाँ पर वो उसे अपनी मॉम तो कंसिडर करता है। यहाँ पर वो मेन्यू के गो थ्रू करती है, और मेन्यू से उसे समझ आता है कि नाम तो बड़े हाई फाई लग रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो डिशेस के अंदर चीजें बन रही है वो कुछ ज्यादा ही बेसिक है। इतने में यहाँ पर वो कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं, यहाँ पर लू अपनी स्पेशल चीजें मंगवाता है। यहाँ पर वो उन डिशेस को टेस्ट करने लग जाती है, जहाँ पर उसे एक चीज रियलाइज होती है कि ये सारे डिशेस का नाम बस बहुत यूनिक है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत एवरेज है। और उसे पता होता है कि ये रेस्टोरेंट यहाँ पर लू ही ओन करता है। लू उनसे पूछा लग जाता है कि मैंने सुना था कि आप यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में एज ए शेफ वर्क क्या करती थी। वो कहती कि हाँ करती थी, लेकिन फिर बाद में मुझे यहाँ पर छोड़ना पड़ा। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, तो जहाँ पे लू डेली काम कर कर बहुत थक जाया करता था। तब यहाँ पर वो अपनी मॉम को अपना जॉब छोड़कर यहाँ पर उसके रेस्टोरेंट में शेफ के सारे डिशेस को क्रिएट करने के लिए बोला करता था, जिस वजह से यहाँ पर वो सिर्फ डिश को एक बार लिख पाती थी और एक बार क्रिएट कर पाती थी। फिर सारा काम यहाँ पर शेफ्स का होता था। वही हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उसे कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, वो बस उसे इतना कहते कि कुछ सिचुएशन की वजह से चीजें ऐसी हो गई थी। लेकिन इतने में यहाँ पर जाओ और डेजी वहां पर आ जाते, जहाँ पर वो लोग जैसे अपनी मॉम को देखते आते यहाँ पर शुरू हो जाते। शो को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही वियर्ड लग रहा था, बिकॉज उसने अपनी स्पेशल नाइट यहाँ पर अपने सन के साथ एंजॉय करना शुरू की थी, लेकिन अब इन दोनों को देखकर उसकी स्पेशल नाइट अब खराब जो होने वाली है। जा यहाँ पर अपनी मॉम को सुनाना शुरू कर देता है, और साथ साथ डेजी भी। शो यहाँ पर डेजी से बोल रही होती है कि तुम्हारी मॉम गलत नहीं कह रही है, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी काम का तो है नहीं, वो तुम्हारे साथ बस इसलिए बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ चंद पैसे और तुम उस पर स्पेंड कर पा रही हो, वरना यहाँ पर तो वो एक नंबर का प्ले बॉय है। जा कहते कि मॉम आप यहाँ पर रहकर हमें एम्बेरस कर रही हैं, पहले वो सैलून में आपने वो सब कुछ किया, और अब यहाँ पर आकर आखिर आप हमारा पीछा कब छोड़ेंगी, आपको यहाँ से चलना होगा। जहाँ पर वो शू का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ यहाँ पर लू पकड़ लेता है। जैसे ही यहाँ पर जाओ लू को देखता है वो उसे पहचान जाता है, बिकॉज लू को यहाँ पर कौन नहीं पहचानता। अब यहाँ पर जाओ को क्वेश्चन ये आता है कि आखिर यहाँ पर मिस्टर लू का और उसकी अडॉप्टिव मॉम का रिलेशन क्या होगा, जिस चीज के लिए तो यहाँ पर शो खुद उसे एक्सप्लेनेशन देने से मना कर देती है, कहती कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं और आखिर तुम होते कौन हो। तब यहाँ पर डेजी बोलने लग जाते कि व्हाट इफ मिस्टर लू को यहाँ पर ओल्ड वुमन पसंद हो, इस वजह से शायद से यहाँ पर इनके बीच में गुस्सा चल रहा होगा। जाओ कहते कि नहीं, हो भी तो सकता है कि यहाँ पर शायद से वो उनके घर की नानी हो। डेजी बोलती कि लेकिन कौन अपनी घर की नानी को इतने हाई एंड रेस्टोरेंट में लेकर आएगा, वो भी डिनर करने के लिए ऐसे सजा धजा कर। जाओ यहाँ पर शो से कहते कि देखिए आपको यहाँ से चलना होगा, आप यहाँ पर रहकर हमें और डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती है।
लू तब जाओ से कहने लग जाते कि जहाँ तक मुझे पता है ये तुम्हारी अडॉप्टिव मॉम हुआ करती थी। और हुआ करती थी से मतलब होता है पास्ट में थी, जहाँ पर इन्होंने तुम्हारे साथ तो रिश्ते तोड़ दिए। और अब आई डोंट थिंक कि यहाँ पर जबरदस्ती करके कुछ मतलब है। इन सभी बातों को सुनकर जाओ को गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर तो इन्होंने घर की पर्सनल और फैमिली मैटर को यहाँ पर किसी आउटसाइडर को बता दिया है, और आखिर यहाँ पर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जहाँ यहाँ पर कहता है कि मिस्टर लू, एक्चुअल में ये मेरी मॉम है। भले रिश्ता टूट चुका है पर फिर भी वो मेरी मॉम है, जहाँ पे मैं उन्हें ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ सकता। एंड यहाँ पे वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पे वो जाने से मना कर देती है। एंड कहती है कि प्लीज अपने मुंह से तो ये माँ वाला शब्द ना निकालो तो ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज इन जैसे की मुझे आदत जो नहीं है। जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आपकी आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर एक मॉम की उम्र की है और वो आपके एक बेटे की उम्र का है, जहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। तब यहाँ पर लोग कहने लग जाता है कि लगता है जाओ तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल जाकर एक बार अपने ब्रेन का चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्सपांडेड है, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। जा कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो आपकी बायोलॉजिकल मॉम है, और आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल है। तब यहाँ पर तो डेजी भी हैरान हो जाती है एंड कहते कि अब हम क्या करेंगे। जा कहते कि मॉम मुझसे गलती हो गई। लू कहते कि इतनी बड़ी गलती, जहाँ पर तुम्हें इन चीजों के बारे में पता नहीं और तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा सोचते आ रहे हो, विच मीन्स तुम यहाँ पर अपनी मॉम के बारे में न जाने और क्या क्या नहीं सोचते रहोगे और उन्हें कितना गलत प्रूफ करते रहोगे। जा कहने लग जाते कि देखिए मुझसे गलती हो गई है। लोग कहते कि एक काम करो पानी पी लो, थक गए रहोगे बोलते हुए। एंड जब वो पानी लेने वाला था तब जानबूझ के यहाँ पर वो गिलास से अपना हाथ उठा देता है, जहाँ पर ग्लास जब नीचे गिरती है तब कहता है कि काम करो जमीन पर ही झाड़ कर पानी को पी लो, बिकॉज तुम यहाँ पर उसी लायक हो। डीसी कहते कि मिस्टर लू आप यहाँ पर लिमिट्स को क्रॉस कर रहे। लू कहते कि अरे ये बात तो यहाँ पर तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम्हारा भाई यहाँ पर मेरी मॉम को इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, और मैंने तो यहाँ पर ज्यादा कुछ बोला नहीं है, इतने में बस मिर्ची लगने लग गई तुम्हें। यहाँ पर साहब अपनी मॉम से कहने लग जाता कि मैंने कहा ना मेरी गलती थी, तुम बातों को आगे क्यों बढ़ा रहे, मुझे नहीं पता था कि आपके बीच का रिलेशन क्या होगा। जा कहता कि इससे काम नहीं चलेगा, नील डाउन कर कर माफी मांगो और उस पानी को पियो, तब जाकर यहाँ पर मैं तुम्हें माफ करूंगा। जहाँ पर जा अपनी मॉम से कंप्लेन करने लग जाता है, यानी कि शूज से। लू कहता है कि भूल गए हो तुम दोनों के टाई अप्स यहाँ खत्म हो चुका है, जितना बोलता हो उतना करो और मैं बस यहाँ पे 5 सेकंड तक काउंट करूंगा। जिसके बाद यहाँ पर नील डाउन करते हुए उन्हें शू से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन जैसे वो लोग पानी को लिक करने वाले थे शू उठने में उन्हें रोकने लग जाती है। वो कहते कि आज तो मेरी मॉम की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे की अगर कोई कॉन्स्पिरेंसी करनी होगी तो फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। आई होप वो रिजल्ट्स काफी होंगे ये प्रूव करने के लिए कि ये मेरी मॉम है। और नेक्स्ट टाइम से खबरदार अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वहां से वो लोग चले जाते। इसके बाद यहाँ पे वो लोग उस रेस्टोरेंट में चले जाते, जो रेस्टोरेंट यहाँ पर वही होता है जिसके अंदर ली और शो काम क्या करते थे। उस समय यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि आखिर रेस्टोरेंट देखा देखा से क्यों लग रहा है, तब टीसी याद दिलाते कि इस रेस्टोरेंट में तो मॉम एज अ शेफ वर्क किया करती थी, लगता है यहाँ पर इसी वजह से यहाँ के काम चलते नहीं थे। और इतने में वहां पर वैन का भाई वैंग आ जाता है, जो कि यहाँ पर कहता है कि तुम खड़ी खड़ी बाहर क्या कर रही हो, अंदर हमारे साथ चलो। वैन कहते कि पक्का ना हमें ये रेस्टोरेंट अच्छे प्राइसेस में मिल जाएगा। वैंग बोलता है कि फिक्र मत करो, ऐसे भी इतने टाइम से रेस्टोरेंट यहीं पर ऐसे ही खाली पड़ा है, कोई कस्टमर आता जाता नहीं है, तो रेस्टोरेंट के यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कैसे हो सकता है, उनका तो लॉस ही लॉस है। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अच्छे दाम में तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर जाते हैं, जहाँ पर तो कस्टमर्स भरे पड़े थे, और ये देखकर यहाँ पर उन सभी के होश उड़ जाते, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई कस्टमर आती नहीं है और आज इतने सारे लोग आए हैं। वैन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो ली को बुलाता है। ली यहाँ पर उसे बड़े प्यार से बात करती है, पर वैंग उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर इस रेस्टोरेंट को कब सेल कर रही हो। ली बताते कि नहीं, मैंने डिसीजन बना लिया, जहाँ पर मैं इस रेस्टोरेंट को सेल नहीं करने वाली हूँ। वैंग इस बात को सुनकर यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, कहते हैं कि ऐसे कैसे नहीं करोगी, कुछ दिनों पहले यहाँ पर तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें रेस्टोरेंट सेल करना है, तो तुम्हें अब सेल करना ही पड़ेगा। ली उसे कहती कि मैं ऐसे कैसे सेल कर दूं, और मुझे ये अच्छे से याद है जहाँ पर मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी, और मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मुझे सेल करना ही है, मैंने कहा था कि मैं सोच रही हूँ
जिस चीज के लिए मुझे यहाँ पर कुछ समय चाहिए रहेगा। और अब तक तो यहाँ पर बस एक ही दिन कंप्लीट हुआ है तुमसे बात करने के बाद। ऐसा भी नहीं कि एक हफ्ता हो गया हो, जहाँ पर मेरा डिसीजन वही है कि मैं यहाँ पर इसे सेल नहीं करना चाहती हूँ। डेज यार से यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का मजाक उड़ाने लग जाता है कि लगता है आप यहाँ पर इन सभी को 99% डिस्काउंट दे रही हैं, तब जाकर यहाँ पर ये सभी के सभी लोग आपके रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ रहे हैं, वरना यहाँ पर तो पहले कोई आता ही नहीं था। लेकिन ना कहने पर तो यहाँ पर वो लोग गुस्से में आ रहे होते। लेकिन देखिए देखो, मेरे बिजनेस पे यहाँ पर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कैसे चलाना है सब कुछ मेरे ऊपर है। अगर तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ से बैंक जाने का नाम ले ही नहीं रहा था। यहाँ पर तो वो दादागिरी पर उतर आता है, जहाँ पर वो वहाँ की चीजें फेंकना शुरू कर देता है। और उसी समय यहाँ पर वो पेपर्स को मिला देता है, जहाँ पर जबरदस्ती वो लोग ली का फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस समय वहां पर शो आ जाती है। ट्रिती जैसे ही आती है तब जाकर यहाँ पर वीन को समझ आता है कि शू के आने की वजह से यहाँ पर लगता है ये रेस्टोरेंट चल रहा है, वरना रेस्टोरेंट में कहाँ ही कोई आता था। जिसके बाद में यहाँ पर वो इस रेस्टोरेंट को सर करने से मना कर रही होती है। वैन तो यहाँ पर चली जाती एकदम प्यार से उससे बात करते हुए, कहते कि ये कैसी नाराजी, ऐसे भी यहाँ पर हमें पता ही था कि तुम अभी भी यहाँ पर काम करती हो। कोई बात नहीं, हम प्राइस को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते, फिर क्या है तुम इस समय सेल कर दो। यहाँ पर शू से अपने आप से दूर करती है तो वो तो नीचे गिर जाती है, यानी कि ऐसा नाटक करती है कि जैसे शू से हम करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर तो डेजी जी पर शू पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर आप यहाँ पर हमारी मॉम को ऐसे कैसे धक्का दे सकती है, वो तो बस यहाँ पर आपसे प्यार से बात करना चाहती है। शू कहती कि प्यार से बात, साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन प्यार से बात कर रहा है और कौन दादागिरी के साथ। यहाँ से चले जाओ वरना चीजें बेहतर नहीं होंगी। तब यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम इस रेस्टोरेंट को खरीदने के लाए हमारे बड़े भाई जाओ के लिए, एंड यहाँ पर वो इतना मेहनत करते, जहाँ पर आप अपना एक रेस्टोरेंट उन्हें सेल नहीं कर सकती। शू कहती कि मैं क्यों सेल करूँ, पूरे के पूरे सिटी में क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा ही रेस्टोरेंट मिला सेल करने के लिए? इतने सारे रेस्टोरेंट से वहां चले जाओ, आके मेरा ही रेस्टोरेंट क्यों? आंटी तो यहाँ पर जिद पकड़ कर बैठ जाती है, यानी कि मिसेस वैन। जिस तरफ यहाँ पर वो लोग उनके बिजनेस का मजाक उड़ा रहे थे कि अभी अभी लगता है आप लोगों ने यहाँ पर बहुत कम दामों में चीजें सेल करना शुरू कर दी है, इसलिए शायद से यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं, वरना रेस्टोरेंट तो हमेशा खाली पड़ा रहता था। शू कहते कि अरे वाह, लगता है तुम्हें यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा चीजें पता है, तो क्यों ना यहाँ पर तुम खुद ही यहाँ के खाने को टेस्ट कर देख लो। तो वो लोग कहने लगे थे कि नहीं, हमें इस मैटर में पढ़ना ही नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर हमारे भैया के पास जो शेफ है वो तो तुमसे भी ज्यादा अच्छे, जो तुमसे भी ज्यादा अच्छे खाने बनाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर इस चीज को तो शू एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, कहते कि क्यों ना हम यहाँ पर बेट लगा कर देखे, अगर मैं जीती तो मैं इस रेस्टोरेंट में रहूंगी भी और तुम्हें रेस्टोरेंट नहीं सेल करूंगी, लेकिन अगर मैं हारी तो ये रेस्टोरेंट तुम्हारा। जिस बेट को यहाँ पर वो लोग बड़े इजीली मान भी जाते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पर शेफ ताओ को देखते हैं, सभी के सभी ऑडियंसेस भी वहां पर बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर एक स्पेशल जज आए होते जिसे यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, ये बताने के लिए आखिर विनर कौन होगा और इस मैच को हारेगा कौन। इसके बाद में यहाँ पर इस कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग ताओ के स्किल्स को देखकर कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते कि उसने लॉबस्टर में से बिना लॉबस्टर को कट करे यहाँ पर उसका एंटायर मीट एक साथ बाहर निकाल दिया। और इस ट्रिक से तो यहाँ पर खुद जज भी हैरान थे, जहाँ पर वही उससे टॉप 1 शेफ जाहिर कर रहे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान होता है यहाँ पर शो पे कि आखिर वो क्या बनाने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ पर फिर बाद में देखते हैं लू को, जहाँ पर असिस्टेंट जाकर उसे बता रहा था सारी की सारी बातें कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्टोरेंट में वो लोग आकर प्रॉब्लम क्रिएट करते, बिकॉज वो उस रेस्टोरेंट को ओन करना चाहते थे, परचेज करना चाहते थे, जहाँ पर आपकी मॉम ने सेल करने से मना कर दिया। और उनके बीच में शायद से कोई बेट लगी हुई है कुकिंग कंपटीशन को लेकर। फिर यहाँ पर ये कुकिंग कंपटीशन तो सभी लोग लाइव देख रहे होते, जहाँ पर जाओ खुद उस शो को देख रहा था और वो उसे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। एकदम यहाँ पर हम देखते लोग को जो कि आ चुका था अपनी मम्मा को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। सभी लोग शो को देखकर उसका मजाक बनाने रहते हैं, बिकॉज वो राइस बॉईल कर रही थी, तो सबको लग रहा होता है कि ये सिर्फ घर के किचन में खाने बना सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगता है ये हम सभी लोगों के लिए फ्राइड राइस बना रही है, एकदम सिंपल सी डिश जिसे खाकर तो ये यहाँ पर कोई मैच नहीं जीत सकती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जी और डेजी वो लोग भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि एक फ्राइड राइस यहाँ पर इस मैच को जिता ही नहीं सकता है। इतने में यहाँ पर प्लेटिंग की बारी आ जाती है, जहाँ पर सभी को प्लेटिंग के समय बताओ का प्लेटिंग बहुत ही पसंद आया था, बिकॉज उसने इतना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो यूज किया था।
वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही सूखा फ्राइड राइस बनकर रेडी हो जाता है, सबको एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्मेल आने लग जाती है, जिस चीज से यहाँ पर वो सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। और वो यहाँ पर होता है सूखा फ्राइड राइस, जहाँ पर किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था। कुछ लोगों को तो लगता है कि बस स्मेल ही तो आ रही है, टेस्ट यहाँ पर तो लॉबस्टर का ही सबसे बेस्ट होगा। एंड एकदम यहाँ पर डिश बनकर रेडी हो जाती है और टाइम अप भी हो जाता है। वैंग तो यहाँ पर कहने लग जाता है कि शो, तुम्हें क्या लगता है एक कैजुअल सा फ्राइड राइस बनाकर तुम जीत जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर जज चले जाते हैं डिश को टेस्ट करने के लिए। और उस समय वहाँ पर उन्हें ताव का डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज वो डिश के जितने भी फ्लेवर थे वो सभी के सभी उभर कर जा रहे थे। इतने में यहाँ पर वो चले जाते हैं शो का डिश टेस्ट करने के लिए। जहाँ पर वो डिश को खाती वो वहीं पर बेहोश हो जाते। सभी लोग बाद में यहाँ पर शू से कह रहे होते कि आखिर तुमने इस डिश में कौन सा जहर मिलाया हुआ है। पर तब यहाँ पर जज उठते हैं और उन्हें बताते कि इससे ज्यादा टेस्टी खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया हो। ये लॉबस्टर फिश खाने के सामने कुछ नहीं है। और वो कंटिन्यूसली खाए जा रहे थे, जहाँ पर वो शो को थैंक यू बोल रहे होते उसे इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए। एंड यहाँ पर वो उसे खुद ब खुद सामने से ऑफर कर रहे थे उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए, जो लोग यहाँ पर उनकी टीम को इजीली ज्वाइन नहीं कर पाते। और साथ ही साथ वो शो से प्रॉमिस भी करते कि वो उसे यहाँ पर इंटरनेशनली शेफ के तौर पर आगे के लोगों को भेजेंगे भी। लेकिन इतने में यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट करनी होती है, और वो यहाँ पर इसी फ्राइड राइस को और शू को इस कंपटीशन का विजेता घोषित कर देते। जो सुन के तो यहाँ पर ताऊ को तो बहुत मिर्ची लगने लगती है। उससे कहने लग जाता है कि आखिर एक नॉर्मल सा फ्राइड राइस मेरे लॉबस्टर के सामने कुछ भी नहीं है। फ्राइड राइस की कीमत ही क्या होती है? और वो यहाँ पर इस रिजल्ट को बहुत ही ज्यादा बायस रिजल्ट बोल रहा होता है। जज कहने लग जाते कि तुम मेरे यहाँ पर इस सिलेक्शन को लेके इतना जज नहीं कर सकते, तुम खुद इस डिश को ट्राई करके देखो। और जब वो उस डिश को ट्राई करती तब यहाँ पर उसे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल सा फ्राइड राइस इतना इनक्रेडिबल टेस्ट कर सकता है। वो तो यहाँ पर अपने घुटनों पर आ जाता है ताकि यहाँ पर वो शू को अपनी माँ से बना सके। शू यहाँ पर इसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है। अनबैट के अकॉर्डिंग वो जीत जाती है, जहाँ पर ली जाकर उसे अप्रिशिएट कर रही होती है। यहाँ पर तो वैंग बहुत झगड़ रहा होता है, लेकिन जब यहाँ पर वैंग उस डिश को टेस्ट करता है वो भी यहाँ पर हैरान हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर से वो सभी लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना आंटी शुरू कर देती है। कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर जाओ को एक बर्थडे गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी एक्स अडॉप्टेड मॉम ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। डेजी जी कहते कि माँ आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही दूसरे वैंग आकर उनसे कहने लग जाता है कि तुम्हारा खाना तो यहाँ पर शू के सामने कुछ भी नहीं है, तुम कभी भी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर पाओगे। और ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर विन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जाओ आ जाता है, जो कि उन्हें समझा रहा होता है कि उन्हें इस तरीके से कैजुअली यहाँ पर उसकी एक्स अडॉप्टिव मम्मा के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। वो लोग कहने लग जाते कि हमारी क्या गलती भैया, हम तो बस उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे भी यहाँ पर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आप इतने प्रेस्टिजियस फैमिली पाई फैमिली में शादी करने वाले, देखना आपकी आइडेंटिटी तो और बड़ी हो जाएगी। पर जहाँ यहाँ पर ना वही समझाने की कोशिश करना चाहते कि वो लू फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो कुछ बोल पाता उसे कॉल आ जाता है और उसे वहां से जाना पड़ता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि देखिए प्लीज ध्यान रहे कि यहाँ पर आप उसे एज ए स्ट्रेंजर ही ट्रीट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इतना बोलकर वहां से वो चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर बाद में वो घर पर जाकर स्पेशल फ्राइड राइस यहाँ पर बनाने लग जाते हैं लू के लिए, जैसे लू को यहाँ पर पसंद है। लू खाने लग जाता है, जहाँ पर उसे अपने मॉम का हाथी खाना तो बहुत पहले से पसंद था और अभी भी उतना ही पसंद है। पर इतने में यहाँ पर शू को कॉल आ जाता है रेस्टोरेंट से, जहाँ पर लू उसे बता रही होती कि स्टोर में प्रॉब्लम हो चुकी है। तब शू तुरंत ही वहां से भाग जाती है। अन असिस्टेंट को यहाँ पर कॉल लगाकर लू पता करने के लिए बोलता है। जब यहाँ पर जाती है तब यहाँ पर वैन ने उसे पैसे दिए थे ताकि वह जबरदस्ती इस रेस्टोरेंट को खाली कर सके, वो भी सीक्रेट स्पेशल रेसिपीज के साथ में। इस वजह से यहाँ पर वो उन सभी लोगों को इतना टॉर्चर कर रहा होता है। तब यहाँ पर शू आ जाती है फाइट बैक करने के लिए, जहाँ पर वो शू को बहुत हल्के में ले रहा था। शू तो यहाँ पर चा को भी बाहर निकाल लेता है, इन्हें डराने की कोशिश कर रही होती है। स्टाफ यहाँ पर कहते कि प्लीज आप हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करिए। शू कहते कि फिक्र मत करो, मेरा बेटा आएगा तो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पर वैंग उस बात पर भी हंसने लग जाता है। पर जैसे ही यहाँ पर लू आता है, वो यहाँ पर बड़े लू से प्यार से बात कर रहा होता है। लू कहते कि अरे वाह, आप तो मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी मॉम को बोली करने की कोशिश की। और तब जाकर उसे पता चलता है कि शू उसकी मॉम है।
जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे ढेर सारी माफी मांगने लग जाता है। बट यहाँ पर लो ठहरा लो, वो इतना इजीली किसी भी पर्सन को लेट गो नहीं करता। जिसके बाद में यहाँ पर अपने गार्ड्स को इशारे करता है और गार्ड्स वहां से घसीटते हुए वैन को और उसके सभी लोगों को लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता होता है कि अब तो उनकी एंटायर लाइफ बर्बाद ही होने वाली है। बाद में यहाँ पर मिसेस ली शू को और लू को दोनों को यहाँ पर थैंक यू बोल रही होती है एंड कह रही होती है कि तुम भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो लू, तुम्हारे फेस की हैंडसमनेस तुम्हारे मम्मा की ब्यूटी की वजह से आई है। और वो लोग बातें करते हुए हंसने लग जाते हैं। पर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं वेन को, जो कि यहाँ पर वो लाइफ को देखकर और भी ज्यादा इरिटेट हो गई होती है, बिकॉज सभी लोग अभी यहाँ पर शो को जानने जो लग गए थे और उसका रेस्टोरेंट यहाँ पर और भी ज्यादा फेमस हुए जा रहा था। किसी और टीसी आकर इसी बात पर गुस्सा होकर बैठे हुए थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में था। उस समय यहाँ पर उसे सारी के सारी शो की चीजें याद आ रही होती है और उसे अब जाकर धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था कि उन्होंने यहाँ पर अपनी अडॉप्टिव मॉम के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया। तब वो सोच रहा था उससे माफी मांगने के लिए कि शायद माफी मांगने के बाद यहाँ पर वो मुझे माफ कर देंगी। इसके बाद में यहाँ पर शो एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पर उसने सभी को बुलाया होता है बिकॉज वो लोग अपने न्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग एक बार फिर से जो कर रहे हैं। सभी के सभी लोग वहां पर आए होते हैं और साथ साथ वहां पर डीजे जी और उसकी रियल मम्मा भी पहुंच जाती है। वो लोग यहाँ पर पीछे बैठकर बस बुरी बुरी बातें कर रहे होते। लेकिन जैसे यहाँ पर जाओ और ऐसी गर्लफ्रेंड आते, तब यहाँ पर जाओ पर्सनली आकर अपनी मॉम यानी कि अपनी अडॉप्टिव मॉम शू से माफी मांगता है जो कुछ भी हुआ उसके लिए। और वो लोग यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे। इस चीज को देखकर तो मिस वैन को यहाँ पर बहुत ज्यादा मिर्ची लगने लगती है। शो यहाँ पर सास से कहते कि देखो हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मुझे मॉम मत बुलाया करो। एंड बाद में यहाँ पर जेलस होकर शू जब स्टेज पर रोती है, तब वहां पर वैन भी चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो स्टेज पर जाकर ऑन कर देती है वीडियो को। वो वीडियो भी की जहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर मिसेस शू मिसेस वैन को सीढ़ी से धक्का देती है। जिसके बाद में वो सभी के सामने बस यही बता रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा लालची पर्सन है, जहाँ पर वो अपने बच्चों से कभी प्यार करती नहीं थी और मुझे टॉर्चर क्या करती थी। श्रुति तो उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है, उसे जोर का थप्पड़ लगा कर देती है, ये बोलते हुए कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हारी चीजें यहाँ पर सहन कर कर नहीं लेने वाली हूँ। जिसके बाद वो अपने तरीके का सीसीटीवी फुटेज स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ बताती है विदाउट एनी कट्स, जहाँ पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा होता है बिकॉज यहाँ पर वैन जो है उसके साथ ढेर सारे पैसे मांग रही होती है, जो शो देने से मना कर देती है बिकॉज वो पैसे यहाँ पर उसे अपने बच्चों के लिए सेव कर रखा था। और जब यहाँ पर मना करती है, तब जानबूझकर यहाँ पर वैन खुद ब खुद सीढ़ियों से गिरकर शो के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर उस दिन की सारी सच्चाई उन सभी लोगों के सामने आ जाती है और जाओ और उन सभी लोगों को रियलाइज होता है कि आखिर उन्होंने कितना गलत किया था उन पर भरोसा कर कर। तब वो लोग यहाँ पर शो से माफी मांगते। शो कहते कि माफी मांग लो, रो लो, गालो, कुछ भी कर लो, यहाँ पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर उसे वो सारे स्ट्रगल वाले दिन आ रहे थे, याद आ रहे थे, जिन स्ट्रगल से यहाँ पर उसने अपने बच्चे को बड़ा बड़ा किया था। लेकिन आज वही बच्चे उसके अगेंस्ट चले गए हैं। वो लोग यहाँ पर बहुत माफी मांगते हैं, पर फिर भी जो उन्हें अपना बच्चा कंसिडर करती नहीं है, वो यहाँ पर स्टेज पर अपने बेटी को बुलाने लग जाती है। जाओ को लग रहा होता है कि वो उसे बुलाएगी, लेकिन नहीं, लू यहाँ पर स्टेज पर आ जाता है। आंटी यहाँ पर कहने लगती कि देखा, कर दिया ना उन लोगों ने तुम्हें अबेंडेंट। लेकिन यहाँ पर उसके बच्चे उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। वह दूसरा उन्हें यहाँ पर इस इवेंट से बाहर निकाला जाता है एंड यहाँ पर शू अपने बेटे को सभी से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, जहाँ पर सभी लोग मॉम और सन के रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। एंड यहाँ पर शो अपने न्यू रेस्टोरेंट के बारे में उन सभी को बताने लग जाती है, जहाँ पर लो भी बता रहा था कि वो अपनी मॉम पर कितना प्राउड फील कर रहा है। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो